नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका और चाइना का सेमीकंडक्टर चिप वॉर कई सालों से चल रहा है। ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में ही ये वॉर शुरू हुई, जब ये कोशिश की गई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में और तमाम दूसरे सेक्टर्स में जहां अमेरिका चाइना से बहुत पीछे चला गया था, उसकी कोशिश ये थी कि जो फ्यूचर की टेक है, खासकर जो एआई है, उसमें इस तरह से सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें कि चाइना उनसे आगे ना निकल सके। ये पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इसके अराउंड बनाया गया। एक एक्सपोर्ट कंट्रोल यानी चिप को बैन करने का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो 2 लेयर्ड था। कोशिश यहाँ पे ये नहीं थी कि कंपटीशन में चाइना को हराया जाए। कोशिश यहाँ पे ये थी कि चाइना को जिन टूल्स के साथ, जिन वेपन्स के साथ वो आपके साथ कंपटीशन में आता, उनको वो टूल्स ही प्रोवाइड ना की जाए, यानी फेयर कंपटीशन ना हो। मेरी मर्जी, मैं दुनिया का इकलौता सुपर पावर हूँ। ये वैसे ही है कि 2 आदमी अगर सोर्ड फाइट कर रहे हैं, तलवार से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, तो उस फाइट में आप क्या करें कि दूसरे के हाथ से तलवार छीन लें और उसको एक छोटी सी चाकू दे दें और आप बड़े तलवार से लड़ें, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती। अमेरिका की कोशिश ये थी कि चाइना को ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड ना की जाए। उसके तलवारबाजी का मुकाबला चीन को चाकुओं से करना था। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उसने इसको और आगे बढ़ाया, इसमें और इजाफा किया, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का प्रोग्राम नहीं था अमेरिका में। या अमेरिका की जो पूरे सिक्योरिटी जो एक कह सकते हैं इकोसिस्टम है, उसकी एक डिमांड थी। तो जाहिर है कि जब सिक्योरिटी इकोसिस्टम की कोई डिमांड आती है तो वहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स जो है अमेरिका में पीछे चला जाता है। वॉर पार्टी उसको कहते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो वॉर के पक्ष में काम करते हैं। यहाँ भी दोनों पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में भी यही सारी चीज़ें चली। ये जो वॉर था वो और मज़ीद आगे बढ़ा। फिर ट्रंप का सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन आया। इस सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्रंप ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो उस मुकाम पे पहुंच गए जहां चाइना ने रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया। स्पेशली जो चाइना का रिटेलिएशन था वो चिप के रेयर अर्थ के सेक्टर में था। रेयर अर्थ मिनरल पे चाइना का कब्ज़ा है, उसके प्रोसेसिंग पे चाइना का कब्ज़ा है। उसने फिर काउंटर करना शुरू किया। अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स थे उनको भी उसने रोकना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका के पसीने छूटने लगे। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये तो डिजास्टर हो जाएगा, तो फिर उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करनी शुरू की। उस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत एनवीडिया, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके सेकंड बेस्ट चिप को एक्सपोर्ट करने की परमिशन अमेरिका ने अभी दे दी। इसको लेके बिल्कुल मार्केट में उस दिन पूरा हंगामा रहा। इसको लेके कई लोगों ने इस पर रद्द-ए-अमल किया। अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में कहा कि ये तो डिजास्टर है। मतलब बहुत तरह की इस पे ओपिनियंस जो हैं वो लोगों ने व्यक्त किए। हमने सोचा कि हम आपको बताते हैं कि ये चिप वॉर अभी कहाँ पे पहुँचा हुआ है और ये जो लेटेस्ट स्टेप है डोनाल्ड ट्रंप का, इसका इस पे क्या असर पड़ेगा। टेक्निकल मामला है, तो हमने इस एपिसोड में ये कोशिश की है कि इसको जितना आसानी से, जितना तोड़ के आपके लिए ला सकते हैं, उतना हमने कोशिश की है अपनी तरफ से। तो पहले बात करते हैं कि ये सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है एक्सपोर्ट के अराउंड, ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल था अमेरिका में, वो अमेरिका ने वो क्या है। वो 2 लेवल पे है। आप इनफैक्ट अपने स्क्रीन पे एक इमेज भी देख सकते हैं। ये 2 लेवल पे इस तरह से होता है कि एक तो जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स जो है उसके एक्सपोर्ट पे बैन है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट पे बैन है, यानी वो डायरेक्ट नहीं आप बेच सकते हैं चीन को। दूसरा कि उन मशीन से जिस पे कि ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं बनते हैं, जिनको DUV मशीन्स कहा जाता है, उस मशीन्स पे भी बैन है। चाइना ने ये डुअल तरीके का बैन आज तक नहीं देखा, इसीलिए उसको ये डिफ़िकल्टी पेश आ रही है। वरना बाकी सारे सेक्टर्स में वो जितनी जल्दी वेस्टर्न यानी एडवांसमेंट के आगे निकल गया, वो एक देखने लायक चीज़ थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 जगह बॉटलनेक है कि आपको चिप भी नहीं देंगे और आपको वो मशीन भी नहीं देंगे चिप जिस पे आप चिप बना सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी एक सोची समझी, एक वेल प्लान्ड, वेल थॉट आउट
प्रोसेस है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी रिटेलिएशन हुआ, रिटेलिएशन के बाद अमेरिका ने अलाउ किया कि जो दुनिया की सेकंड बेस्ट जो चिप फैमिली है, इसको इस तरह से समझें कि हर जनरेशन का जो सेमीकंडक्टर चिप होता है उसमें एक एडवांसमेंट आपको देखी जाती है। अभी दुनिया का सबसे एडवांस्ड जो चिप है वो ब्लैकवेल सीरीज़ माना जाता है। ये डेविड ब्लैकवेल एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, उनके नाम पे ये सीरीज़ एनवीडिया ने बनाई है। ये जो ब्लैकवेल चिप है, इसका जो B200 है, दुनिया का अभी का सबसे एडवांस्ड चिप है। इसके बाद हॉपर सीरीज़ आता है। ये जो हॉपर सीरीज़ है वो भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे बनाई गई है और उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर के नाम पे ये चिप बनाई गई थी। ये सेकंड उससे एक जनरेशन पीछे की चिप है। इसका जो यानी इस जनरेशन का जो सबसे एडवांस चिप है H200 हॉपर 200, उसको बेचने की परमिशन अभी अमेरिका ने दी है, जिसके अराउंड हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यानी सबसे एडवांस्ड जनरेशन नहीं, उसके पीछे और एक उसके भी आगे का एक जनरेशन है जो अभी आने वाला है, जिसको रूबीन सीरीज़ कहते हैं, वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है। यानी कोशिश अमेरिका की ये है कि चाइना 18 महीने पीछे रहे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको लगेगा कि 18 महीने तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एआई में 18 महीने एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। 18 महीने पीछे रहने का मतलब है कि आप 1.5 जनरेशन ऑलमोस्ट पीछे हैं। लेकिन ये याद रखें कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो चाइना कम से कम 7 जनरेशन पीछे चल रहा था, 6-7 जनरेशन पीछे चल रहा था। आज ये 1.5 जनरेशन पीछे तक पहुंच गया है। लेकिन ये जो 1.5 जनरेशन को पाटने की कोशिश है, ये सबसे मुश्किल कोशिश है। H200 जो अलाउ किया गया है, इनके साथ ये है कि ये जैसा मैंने कहा एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर क्या होते हैं? एक्सेलरेटर वो चिप होते हैं जो कॉपियस अमाउंट्स जो डेटा का आता है उसको वो प्रोसेस करते हैं, उसका कोड बनाते हैं और फिर इस तरह से उसको प्रोसेस करते हैं कि वो ह्यूमन के तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप AI मॉडल पे आप कुछ भी पूछते हैं और वो ह्यूमन के जैसा जो रिप्लाई आपको करके देता है, वो उसके लिए जो एक्सेलरेटर्स होते हैं वो एक्सेलरेटर चिप ये है, जिसमें कि जैसा मैंने कहा कि अभी पिछले जनरेशन का सबसे एडवांस चिप H200 है। इससे पहले अमेरिका ने H20 यानी ये H200 का जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ वर्जन था, उसका जो एक कम पावरफुल वर्जन था, वो उसने अलाउ किया था, लेकिन उसको चाइना ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया, यानी ऑफिशियली उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो H200 के मुकाबले में उसकी कंप्यूटिंग पावर 7 गुना से 10 गुना कम थी। उसका कोई मकसद नहीं था। उसके बराबर का चिप जो है वो ऑलरेडी लोकल चाइनीज़ कंपनी बना रही है, स्पेशली हुआवी। तो फिर आप कहेंगे कि H200 ये क्यों अलाउ किया गया? H200 को अलाउ करने के पीछे पुल और पुश इफेक्ट है। पुश इफेक्ट ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेड वाले पे जो वो ट्रेड टॉक से पहले जो चाइना ने रिटेलिएशन की थी, वो एक रीज़न है। दूसरा ये भी है कि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो एनवीडिया के वो हैं यानी को-फाउंडर हैं, को-हेड हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था ब्लूमबर्ग को। ब्लूमबर्ग आपको पता है बिज़नेस का बहुत बड़ा चैनल है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि सडनली 50 बिलियन का जो चाइना का मार्केट हमारा रेवेन्यू का था वो ज़ीरो हो गया है। और ये ज़ीरो इसलिए हो गया है क्योंकि हमने अपनी प्लानिंग ठीक से नहीं की। एज अ हेड ऑफ माय कंपनी मुझे ये लगता है कि ये सही नहीं है कि मैं किसी भी मार्केट में ज़ीरो हो जाऊं, उस मार्केट में जहां मैं 50 बिलियंस के आसपास मेरी वहां से कमाई जो है वो होती थी। इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने लॉबिंग एफर्ट की। लॉबिंग एफर्ट से ये हुआ कि अब आप ये H200 को बेचने की परमिशन मिल गई। लेकिन ये प्लानिंग जो है वो किसी और ने की थी। डेविड सैक्स बहुत बड़े बिलियनर हैं, वो टेक जार हैं, अभी चिप जार उनको कह सकते हैं अमेरिका के। उन्होंने ये सोचा कि हुवेई धीरे धीरे जो चाइना का डोमेस्टिक मार्केट है चिप का, उस पर उसका कब्जा हो रहा है, क्यों ना उसको कमज़ोर चिप जो है एक दे दी जाए चाइना को। देखें ये ओपीएम, आपको याद होगा चाइना के साथ ओपीएम वॉर हुआ था, जिसमें साजिश के तहत जो है, साजिश के तहत ब्रिटेन ने अफ़ीम जो है उनके यहाँ ठेला
ताकि उनको अफीम की आदत पड़ जाए और वो डेवलपमेंट उनका ना हो सके, सोसाइटी कोलैप्स कर जाए। ये उसी तरह का एक टेक अफीम है। फ़र्ज़ कीजिए अभी आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं अपना चिप बनाने का, और आपने उसमें एक महारत हासिल कर ली है, एक लेवल तक महारत हासिल कर ली है। मोस्ट एडवांस्ड जो चाइनीज़ चिप हैं वो अभी भी H200 से नीचे हैं। H200 का कंप्यूटिंग पावर अगर 15,800 के आसपास है, तो जो मोस्ट एडवांस्ड चाइनीज़ चिप है उनकी कंप्यूटिंग पावर अभी 12,800 के आसपास है। लेकिन चाइना ने एक चोर रास्ता ढूंढ रखा है कि वो फाइनल जो उसको कंप्यूटिंग पावर मिलती है वो H200 के बराबर है, क्योंकि इसमें अगेन वो थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ब्रेक डाउन कर दूँ। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चूँकि अमेरिकन हैं मोस्टली, और वो चूँकि चिप यूज़ करते हैं अपने लिए, वो चिप डायरेक्ट बेच नहीं रहे हैं, यानी ओनरशिप ऑफ द चिप रिमेन्स विद द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उन पे वो चिप बैन नहीं लगा हुआ है जो चाइना पे लगा हुआ था। अब वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो कंप्यूटिंग पावर देते हैं चाइनीज़ मॉडल्स को, जिससे कि वो, यानी उसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप किराए पे दे रहे हैं, तो वो जो बैन है उसको बाईपास कर दे रहे हैं, और चाइना को कंप्यूटिंग पावर उसके एआई मॉडल्स को ऑलमोस्ट वही मिल जा रहा है जो H200 का है। लेकिन ये थोड़ा महंगा प्रोसेस है, साइड से जाता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि एक स्मगलिंग मार्केट भी है, जिसमें कि मोस्ट एडवांस चिप जो हैं वो चाइना पहुंचती हैं स्मगल्ड होके, और लोकल जो इनफैक्ट इंजीनियर्स हैं वो उसको इस तरीके से बनाते हैं कि कई बार वो ओरिजिनल से ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर देने लगता है। तो ये चोर रास्ता भी है, लेकिन चोर रास्ता जो है वो छोटे कंपनीज अपनाते हैं। बड़े कंपनीज को हमेशा ये डर रहता है कि पता चल गया कि वो चोरी का यूज़ कर रहे हैं तो अमेरिका जो है फर्दर सैंक्शंस उनके ऊपर लगा देगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक चोर रास्ता। अब आपको इसकी आदत है, ये थोड़ी मेहनत करनी आपको पड़ रही है चिप को बनाने में, चिप में आप पैसे लगा रहे हैं, उसमें किसी ने आपको चिप वापस से ऑफ़र कर दिया, तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप मेहनत को छोड़ के ईजी को पकड़ेंगे। तो यही वापस से यही अफीम जो है चाइना को देने की कोशिश हुई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेविड सैक्स खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये थी कि हुई का जो लोकल मार्केट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, उनको ये चिप दे दें ताकि वो अपना बनाना जो है वो भूल जाएं, लेकिन चाइना मान नहीं रहा। ये खुद एडमिट कर रहे हैं ब्लूमबर्ग पे इंटरव्यू में उन्होंने कि चाइना मान नहीं रहा, वो चिप खरीद नहीं रहा उतनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी तादाद में हम सोच रहे थे कि इसको लेगा, उसको नहीं ले रहा है। तो एक ये जो यूएस की जो प्लानिंग थी उसको यहाँ पे झटका लगा है। दूसरा ये है कि चाइनीज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके अराउंड क्या है। चाइनीज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके अराउंड ये है कि ये जो चिप वॉर है, इसके आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि इसके 4 पहलू हैं। 4 पहलू क्या हैं कि अगर आपको अपने दुश्मन को डोमिनेट करना है तो इसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता है। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बड़े अमाउंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी आप ये जो LLMs हैं और ये जो हैं उस पर रन कर सकती हैं। दूसरा, बहुत बड़े अमाउंट में आपको इंजीनियर्स चाहिए, और अच्छे इंजीनियर्स। ये इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे जो एक तरीके से ITI कॉलेजेस चलते हैं ना, वो लेवल के इंजीनियरिंग ढंग के इंजीनियर्स चाहिए। एक लार्ज आपको डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस चाहिए जो उसको कंज्यूम कर सके और जो उसके मैन्युफैक्चरिंग में आपको हेल्प कर सके, उसके इंटीग्रेशन में हेल्प कर सके। और चौथी चीज़ आपको चाहिए एडवांस्ड चिप। अब इन 4 फैक्टर में से चाइना को 3 फैक्टर्स में यूनाइटेड स्टेट्स या दुनिया के किसी भी देश के ऊपर में बढ़तरी हासिल है। कौन सा 3? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। हम सब जानते हैं चाइना ने जिस तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज में इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों में, उसका फ्यूशन अब आपको देखने को मिल रहा है। चाइना में एक्सेस बिजली है, वो बहुत इजीली उस एक्सेस बिजली को ट्रांसफ़र कर सकता है इस AI के सेक्टर में, जो अमेरिका के पास नहीं है, या जो उन देशों के पास नहीं है जहां अमेरिका अपने डेटा सेंटर्स लगाना चाहता है, चाहे भारत। दूसरा है नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स। चाइना में इतनी बड़ी तादाद में अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि दुनिया का कोई कंट्री उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर्स में भी भारत थोड़ा पीछे हो, लेकिन क्वालिटी में बहुत पीछे है। अमेरिका में तो नंबर्स ही नहीं हैं उस लिहाज से। अमेरिका में पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो स्टेम से अलग होके, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से अलग होके वो दूसरी दिशा में चली गई है। फिर तीसरा है डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। इंडस्ट्रियल बेस चाइना का क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो यानी एक ही ऐसा सेक्टर है, यानी
क्वालिटी ऑफ चिप्स जिसमें अमेरिका की बरतरी है। तो अमेरिका पूरी कोशिश में है कि इस बरतरी को बना के रखें, क्योंकि बाकी 3 जगहों पे चाइना इतना आगे है कि अगर यहाँ पर उसके बराबर भी पहुँच गया चिप में तो डिजास्टर अमेरिकन कंपनी के लिए हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी वॉर चाइना जीत जाएगा। चाइना की अपनी कोशिश क्या है? उसकी कोशिश ये है कि वो कोई भी होल जो है वो रहने ना दे। तो अगर डेविड सैक्स ने ये सोचा कि चाइना जो है उसको फिर से अफीम की आदत लग जाएगी और वो ये चिप जो हमने 18 महीने बिहाइंड के टेक्नोलॉजी वाली चिप जो हम उसको दे रहे हैं उस पर हुक्ड अप हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है। बीजिंग ने इसके अनाउंसमेंट के तुरंत आसपास ही ये भी अनाउंस कर दिया बीजिंग ने कि हम $70 बिलियन की एड जो है वो इस इंडस्ट्री को और प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो और कॉम्पिटिटिव बन सके और वो और यहाँ पे पहुँच सके। चाइना इस तरह के पैसे खर्च कर सकता है क्योंकि वो ट्रेड सरप्लस कंट्री है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो की जिसमें आपको बताया कि कैसे $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस उसको नवंबर महीने तक हो गया था और अभी 1 महीना बाकी है दिसंबर का। तो वो इस तरह के पैसे खर्च कर सकता है। इस तरह के पैसे खर्च करने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और कितना कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो लेबर और कैपिटल दोनों चाइना के पास है, टेक्नोलॉजिकल एज अमेरिका के पास है। ये लड़ाई बेसिकली उसी की है कि वो अमेरिका ये चाहता है कि कैसे वो इस एज को मेंटेन करे और चाइना चाहता है कि कैसे इस एज को, यानी ये जो गैप है 18 महीने का, ये जो गैप है 1.5 जनरेशन का, उसको पाटा जाए। लेकिन अगर अमेरिका को ये लगता था कि वो इन चिप्स को सप्लाई करके वापस से चीन को डिपेंडेंट बना देगा उसी अफीम पे, तो वो होने से रहा। ऑफिशियल लेवल पे हालांकि चाइना ने ना इसको एक्सेप्ट किया है इस चिप को, ना रिजेक्ट किया है, लेकिन जो डेटा आ रही है उसके हिसाब से चाइनीज़ मार्केट बहुत इंथुजियास्टिक इस चिप को लेके नहीं है। एक तरीके से उसने अमेरिका को कह दिया है अपना चिप रख लो, नहीं चाहिए। यही लब्बो लुबाब है। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे, तब तक के लिए नमस्कार।